Hello everyone. So in this video, we're going to be discussing the third poem of our first flight book named A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris और इस poem में दो contrasting situations हैं. पहली situation when a tiger is in the zoo versus when the tiger is in the jungle. ठीक है, एक ऐसे टाइगर की बात करी गई है जो कि जू में है और पोम में पोर्ट ने बताया है अगर वो टाइगर जंगल में होता तो क्या करता. बेसिकली इस पोम में लेस्ली नॉरिस हमें बताना चाहते हैं कि उन जानवरों पे क्या बीतती है जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ अपने फ़न के लिए एक केज के अंदर बंद कर लेते हैं, उनकी फ्रीडम को छीन लेते हैं. पोम को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, सारे पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, हर एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे. बस आप सुनते जाइए ध्यान से. ओके, तो पहला स्टैंजा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. यहाँ पर ही कौन है? ही टाइगर के लिए बोला गया है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स मतलब होता है टू फॉलो, चलना, ठीक है. और विविड का मतलब होता है ब्राइट, ब्राइट कलर्ड. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. टाइगर की बॉडी के ऊपर जो ब्राइट कलर के स्ट्राइप्स हैं उनको लेकर वो चल रहा है. अभी कहाँ पर चल रहा है वो देखते हैं हम. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. एक टाइगर है जो पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी बॉडी पर ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स हैं और उन्हीं स्ट्राइप्स के साथ वो अपने पिंजरे में कुछ कदम चल रहा है. यहाँ पर फ्यू स्टेप्स क्यों लिखा गया है? बिकॉज द केज इज़ नॉट टू बिग, जिसमें ज़्यादा चला जा सके. सो टाइगर इज़ ओनली एबल टू टेक अ फ्यू स्टेप्स. तो वो कुछ कुछ कदम अपने ही केज में चलते जा रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स मतलब उसके पंजे. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. यहाँ पर उसके गद्देदार पंजों को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है. हिज पॉज आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट. तो जब वो चलता है तो बिल्कुल भी उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं आती क्योंकि उसके पॉज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत पैडी हैं. इन हिज क्वाइट रेज. रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा. सो ही इज़ वॉकिंग इन द केज विद क्वाइट एंगर. वो चुपचाप है, शांत है, बट ही इज़ इन एंगर क्योंकि हमने ज़बरदस्ती उसको केज के अंदर बंद करके रखा हुआ है. नाउ द सेकेंड स्टैंजा इज ही शुड बी लर्किंग इन शैडो sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking का मतलब होता है to be hidden as to wait for prey. जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए छुप जाते हैं ना, तो यहाँ पर बोला गया है he should be lurking in the shadow. उसको तो धूप में छुप जाना चाहिए था. Sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. वो जो पास है वाटर बॉडी है उसके पास जो लंबी लंबी घास है ना, उसके पीछे उसे छुप जाना चाहिए था. वहाँ से कोई डियर आता, प्लम्प डियर, तो टाइगर उसके ऊपर अटैक कर देता और उसे खा लेता. तो इस स्टैंजा में बताया गया है कि अगर वो टाइगर जो केज में है अगर वो जंगल में होता तो क्या होता. वो ऐसा सब करता क्योंकि ये उसका नेचुरल हैबिटेट है, वो यही करता है, राइट. जानवरों को मारता है, खाता है. दैट्स हाउ हिज लाइफ इज़. लेकिन अभी हमने उसे केज में बंद कर दिया, उसकी फ्रीडम छीन ली और उसे एक आर्टिफिशियल सा हैबिटेट दे दिया. उसके नेचुरल हैबिटेट से हमने उसे एकदम सेपरेट कर दिया. ओके, चलो थर्ड स्टैंजा देखते हैं. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स. जो जानवर होते हैं वार्निंग साउंड्स क्रिएट करते हैं. कभी गुर्राता है, जैसे शेर गुर्राता है, टाइगर दहाड़ता है. दीज साउंड्स आर नोन एज स्नार्लिंग. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट जंगल्स एज. अगर अभी ये टाइगर जो केज में है ये जंगल में होता तो जंगल के आउटस्कर्ट्स पे जितने भी घर बने होते उन सभी घर के जितने भी लोग हैं, जो भी गाँव के लोग हैं, उन सभी को ये डरा के रखता. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स मतलब होता है बड़े बड़े दांत, शार्प टीथ. अपने बड़े बड़े दांतों को, अपने पंजों को दिखाकर
पूरे गांव को वो डरा कर रखता, लेकिन अभी जो उसकी स्ट्रेंथ है, इट इज़ लॉक्ड बिहाइंड बार्स। अभी वो केज में है तो कितना हेल्पलेस है, अपनी पावर दिखा नहीं सकता वो, बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द बार्स, राइट। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। हमने ऊपर के 2 स्टैंजाज में पढ़ा अगर वो केज के बाहर होता तो क्या करता, बट द रियलिटी इज ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। नाउ इन द 4th स्टैंजा पोएट इज कमिंग टू द रियलिटी कि अभी वो कॉन्क्रीट सेल के पीछे है, ही इज बिहाइंड द बार्स, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। वो कॉन्क्रीट सेल में है, बार्स के पीछे है, वो सिर्फ अपने केज में यहाँ वहाँ चलते जा रहा है, देखते जा रहा है, एंड ही इज़ इग्नोरिंग विजिटर्स। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसे देखने आ रहा है, कोई उसे देख के खुश हो रहा है, कोई कुछ भी है, मतलब डर रहा है, जो भी है, उसे कोई मतलब नहीं। ही इज़ इग्नोरिंग विजिटर्स। वाई? बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू अटैक देम, हिज स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड द बार्स। वो जो विजिटर्स हैं उन्हें डरा नहीं पाएगा, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाएगा, इसलिए वो माइंड नहीं करता कोई भी आए उसे देखने के लिए। ही इज़ कम्प्लीटली इग्नोरिंग विजिटर्स। ओके, नाउ द लास्ट स्टैंजा इज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब रात का वक्त हो जाएगा, पेट्रोलिंग कार्स जो ज़ू में गश्त मारती हैं, कुछ कार्स देखने के लिए कि इज़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ज़ू में, तो पेट्रोलिंग कार्स की ही रात में उसे आवाज़ सुनाई देगी और वो अपनी शाइनी आइज से शाइनी स्टार्स की तरफ देखते देखते सो जाएगा। तो यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा दुखी है कि उसे अपनी आइज से स्टार्स की तरफ देखना पड़ रहा है, अपने उस दुख से ध्यान हटाने के लिए कि उसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, उसकी फ्रीडम उसे छीन ली। ये जो उसे दुख है, इस चीज़ से माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही इज़ लुकिंग एट द स्टार्स। ओके, सो दिस वाज अ पोम। अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे और राइम स्कीम को देखेंगे। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इस स्टैंजा का जो राइम स्कीम है, इट इज़ ABCB। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कैसे। राइम स्कीम देखने के लिए हम पोम की लाइंस का आखिरी वर्ड देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड है स्ट्राइप्स, सेकेंड लाइन का आखिरी वर्ड है केज, थर्ड लाइन का आखिरी वर्ड है क्वाइट और फोर्थ लाइन का आखिरी वर्ड है रेज। जो 2 वर्ड्स एक जैसा साउंड करते हैं उन दोनों का राइम स्कीम सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल कैट बैट, है ना, दोनों का सेम साउंड है, कैट बैट। तो अगर कैट का राइम स्कीम A है, बैट का भी राइम स्कीम A होगा, सॉरी। ओके, और अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका राइम स्कीम कैट बैट से एकदम अलग है, फॉर एग्जाम्पल कैट बैट एंड द थर्ड वर्ड इज B, सो कैट और बैट का राइम स्कीम A होगा, बट B का राइम स्कीम होगा B। देखो इसको समझो। Stripes, cage, quite, rage. These are the 4 words, 4 last words of the first stanza. Stripes का rhyme scheme मान लो A. Cage is not sounding similar as stripes, is it? नहीं ना, stripes और cage दोनों अलग अलग साउंड कर रहे हैं, तो cage का rhyme scheme B होगा। Quite, ये ऊपर ना stripes जैसा साउंड कर रहे हैं ना cage जैसा साउंड कर रहे हैं, तो इसका rhyme scheme C होगा। Now the fourth word is rage, which is sounding similar to the word cage. तो cage का rhyme scheme B है, तो rage का rhyme scheme भी B होगा। It's that simple. ABCB is the rhyme scheme of this poem. अब second stanza देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। second stanza का last word देखो, shadow, grass, hole, pass. shadow का rhyme scheme A, ग्रास का राइम स्कीम B, क्योंकि शैडो और ग्रास आर नॉट राइमिंग। अगर वो दोनों एक जैसा साउंड कर रहे होते तो दोनों का राइम स्कीम A होता, है ना। ग्रास की जगह पर अगर शैडो की तरह साउंड करने वाला कोई वर्ड जैसे कि मिडो होता, फॉर एग्जाम्पल शैडो मिडो, बोथ आर साउंडिंग सेम, तो सेकेंड लाइन का भी राइम स्कीम A होता। बट यहाँ पर ग्रास है जो कि शैडो की तरह साउंड नहीं कर रहा, तो इस वजह से इस लाइन का राइम स्कीम B होगा।
A B C. Why C? क्योंकि होल ना ग्रास की तरह साउंड कर रहा ना शैडो की तरह, इसलिए इसका राइम स्कीम होगा सी. अब पास और ग्रास ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं. ग्रास का राइम स्कीम भी था तो पास का राइम स्कीम भी बी होगा. इस पूरी पोम में आप देख लो हर एक स्टैंजा का राइम स्कीम यही है, ए बी सी बी, ए बी सी बी. ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. देखो edge और village दोनों सेम साउंड कर रहे हैं. सो ए बी सी बी पूरी पोम का यही राइम स्कीम है. ठीक है, अब मुझे एक एक करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी पोम का यही राइम स्कीम है, ए बी सी बी हर स्टैंजा का. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं पोटिक डिवाइसेस, जिसमें बड़े बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, बहुत इनको तकलीफ होती है, तो ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला लाइन है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. पहली लाइन में ही पोटिक डिवाइस ही, यहाँ पर टाइगर को ही कहकर बुलाया गया है, मतलब उसे पर्सोनिफाई कर दिया गया, उसको एनिमल की जगह एक ह्यूमन बीइंग की उपाधि दे दी गई, इसलिए पहली ही लाइन में पर्सोनिफिकेशन पोटिक डिवाइस है. क्लियर? ओके. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर टाइगर के पंजों को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पर पोटिक डिवाइस मेटाफर है. देखो यहाँ पर कंपैरिजन है लेकिन एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यहाँ पर सिमिली नहीं है, मेटाफर है. कभी अगर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो विदाउट द वर्ड एज एंड लाइक, तो वहाँ पर मेटाफर पोटिक डिवाइस होता है. ओके, चलो फिर आगे. इन हिज क्वाइट रेज, फिर से एक और बार, कुछ रह तो नहीं क्या. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. हाँ जी. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ पर देखो इंजैम्बमेंट है. ये जो फर्स्ट लाइन है ये खत्म हो गई विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, और ये लाइन यहाँ पर आके कंटिन्यू हो गई सेकेंड लाइन में. सो दैट्स व्हाई द पोटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज एनजैम्बमेंट. एनजैम्बमेंट. ओके, चलो मेटाफर हो गया, एनजैम्बमेंट हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया. ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इमेजरी भी है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, ये लाइन बोलकर पोट ने हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करी है, राइट. जब मैंने आपको बताया था कि एक टाइगर है, अपने बॉडी पर ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स को लेकर अपने केज में चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई, राइट. तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस इमेजरी भी यूज़ किया गया है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इस लाइन में कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस का भी यूज़ किया गया है. ध्यान से देखोगे तो नज़र आएगा कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट साउंड विद इन अ सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा हो. तो फर्स्ट लाइन में ही साउंड स बार बार रिपीट हो रहा है. देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स साउंड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. दैट्स वाई द पोएटिक डिवाइस यूज हियर इज कॉन्सोनेंस. एजोनेंस भी है फर्स्ट डिवाइस में बिकॉज द वोवल साउंड आई इज रिपीटिंग बार बार. इन हिज विविड स्ट्राइप्स आई साउंड इज रिपीटिंग, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एजोनेंस भी है. और क्वाइट रेज, रेज मतलब होता है एंगर, क्वाइट मतलब होता है शांत. शांत और गुस्सा ये दोनों शब्द साथ में आ गए तो इसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. जब कोई कंट्रास्टिंग वर्ड्स किसी पोम में एक लाइन में एकदम साथ में आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है ऑक्सीमोरॉन. तो फर्स्ट स्टैंजा में पर्सोनिफिकेशन भी है ना, और कॉन्सोनेंस और एजोनेंस भी है, मेटाफर भी है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में, राइट. वी हैव इमेजरी ऑल्सो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स में, है ना. देन वी हैव ऑक्सीमोरॉन ऑल्सो क्वाइट रेज में. ओके, तो इतने सारे पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है फर्स्ट स्टैंजा में. सेकेंड स्टैंजा की बात करें, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. देखो यहाँ पर सबसे पहले इंजैम्बमेंट नज़र आ जाएगा. फर्स्ट लाइन नो हियर इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन यहाँ पर इंजैम्बमेंट का यूज़ किया गया है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये लाइन ख़त्म हो गई विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क और ये लाइन नीचे कंटिन्यू हो गई है.
यहाँ पर भी लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के खत्म हो गई और नीचे कंटिन्यू हो गई, तो यहाँ पर एनजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है. ओके, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. सबसे पहले तो इस चीज़ को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही होगी कि एक टाइगर है, ग्रास के पीछे छुपा हुआ है, साइड में एक डियर है जो कि पानी पी रहा है. नाउ टाइगर इज गोइंग टू अटैक दैट डियर, राइट. सो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस इमेजरी है. और साथ ही साथ देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी है ना, प्लम्प और पास. द कॉन्सोनेंट साउंड प इज रिपीटिंग in the beginning of the two words placed nearby in a sentence. So that's why alliteration is also here. Second stanza में कौन कौन से poetic device? Enjambment, alliteration and imagery. Now coming to our third stanza, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. सबसे पहले enjambment, without any punctuation mark the sentence is continuing to the second line. यहाँ पर enjambment है. Okay, he should be snarling around houses at jungle's edge or bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. यहाँ पर देखो साउंड स इज रिपीटिंग बार बार. white fangs, claws, साउंड इज रिपीटिंग, तो इसलिए यहाँ पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस, सॉरी कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है. ओके, कॉन्सोनेंट पोएटिक डिवाइसेस मतलब कॉन्सोनेंस, बेसिकली कॉन्सोनेंस का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जब किसी भी एक पोम की लाइन में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड किसी एक वर्ड में बार बार रिपीट हो रहा हो. देखो यहाँ पर एक लाइन है, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, his claws, sound स is repeating within these words, right. तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस यूज किया गया है. साथ ही साथ में यहाँ पर एजोनेंस भी है. एजोनेंस क्या होता है? वो पोएटिक डिवाइस जब किसी भी पोम की लाइन में कोई भी वॉल साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो. देखो यहाँ पर बेयरिंग हिज वाइट, हिज साउंड आई इज रिपीटिंग बार बार, इसलिए यहाँ पर एजोनेंस भी है. ओके, और फर्स्ट लाइन में भी हमारे पास एजोनेंस है. देखो यहाँ पर ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, आओ आओ साउंड इज बार बार रिपीटिंग, द कॉन्सोनेंट, द वोवेल साउंड आओ इज बार बार रिपीटिंग, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी है, एजोनेंस भी है, एनजैम्बमेंट भी है. क्लियर? ओके, चलो अब अपने थर्ड स्टैंजा पे आते हैं. But he is locked in a concrete cell, his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो है एजोनेंस. देखो ध्यान से, he is locked in a concrete cell. he, e sound is बार बार repeating, e is a vowel sound, right. e sound is बार बार repeating, इसलिए यहाँ पर एजोनेंस है सबसे पहले. देन वी हैव कॉन्सोनेंस ऑल्सो. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यहाँ पर साउंड स इज बार बार रिपीटिंग, राइट. और साथ में यहाँ पर आई साउंड भी रिपीट हो रहा है, एजोनेंस भी है. बिहाइंड बार्स, देखो हमारे पास एलिट्रेशन भी है. कितने सारे पोएटिक डिवाइस है. एलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइस है जब किसी एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर बिहाइंड बार्स, इन दोनों की बिगिनिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है. जब किसी लाइन में जो पास आने वाले वर्ड्स हैं उनकी बिगिनिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन होता है. सो इस स्टैंजा में हमारे पास एजोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, एलिट्रेशन है, साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर को ही बोलकर सिंबलाइज किया गया है. पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस वहाँ होता है जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को, वो नॉन लिविंग भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है, किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को हम ह्यूमन की तरह ट्रीट करें तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है. ओके, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन है. क्लियर? अच्छा, नाउ लास्ट स्टैंजा.
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at brilliant stars. सबसे पहले he hears. Both the words are beginning with the same consonant sound h, right? He hears. So यहाँ पर सबसे पहले तो alliteration है. Alliteration मतलब अब तो याद भी हो गया होगा आपको, जब किसी सेंटेंस में पास वाले वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन. सो ही हियर्स में वी हैव एलिट्रेशन. देन वी हैव एनजैम्बमेंट ऑल्सो. देखो यहाँ पर दिस लाइन एंडेड विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, और वापस से ये लाइन नीचे वाली लाइन में कंटिन्यू हो गई. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स. ठीक है, यहाँ पर एनजैम्बमेंट हो गया, एलिट्रेशन हो गया, हमारे पास एजोनेंस भी है. ध्यान से देखोगे तो मिलेगा विथ हिज ब्रिलियंट. यहाँ पर सेम साउंड आई बार बार रिपीट हो रहा है. जब किसी भी एक सेंटेंस में सेम वॉल साउंड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस. ओके, तो यहाँ पर एजोनेंस, एनजैम्बमेंट और एलिट्रेशन है. यही 3 पोएटिक डिवाइस थे इस स्टैंजा में. तो यहाँ पर हमारे सारे पोएटिक डिवाइस डिस्कस कर लिया हमने, राइम स्कीम देख ली, पोम को लाइन टू लाइन समझ लिया. अब इस चीज़ की हम गारंटी ले सकते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. तो आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. आपको कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.